साथियों, जय हिंद साथियों। एक बार फिर हम आपके बीच में हैं। आज आप जान रहे हैं हिंदुस्तान का जो बर्निंग इशू है, जो सबसे ज्वलनशील मुद्दा है, वो किसान यूनियन का जो आज धरना प्रदर्शन हुआ लाल किले पर। जब ये लोग पहुंचे उसके बाद आपने देखा कि एक किसान की मौत हुई, उसमें तमाम इशूज़ उसमें आ रहे हैं, तमाम उसमें बातें निकल कर आ रही हैं। लेकिन हम आपको बता दें, जब 2020 जून 2020 को जब सरकार इस बिल को लेकर जो अध्यादेश लाई थी, उसके बाद इस बिल को पास किया था राज्यसभा लोकसभा में, तो वहाँ पर शुरुआती दौर से ही एक सवाल खड़ा हो गया था। क्योंकि आपको बता दें कि संघी गणराज्य हिंदुस्तान माना जाता है, हिंदुस्तान है, और यहाँ पर कानून, कृषि कानून एक राज्यों का विषय है। ऐसे में सरकार क्यों लाई, जो संविधान है उससे हटकर उसने जो कदम उठाया वो क्यों उठाया, ये भी एक सवालों के घेरे में हम बात करते हैं। हमारे बीच में उमाशंकर पटवा जी हैं, ये बुद्धिजीवी हैं, समाजसेवी हैं, इन्होंने तमाम स्टडियाँ की हैं, तमाम यहाँ पर सूचना के अधिकार में यहाँ पर एक सीनियर कहे जाते हैं, रिपोर्टर भी सीनियर हैं। हम इनसे बात करते हैं कि इस इशू पे उनका क्या कहना है, और सरकार आज जिस जगह पर खड़ी है उसको जो स्थितियां हैं, चाहे सरकार की हो या किसानों की, इसमें कौन है दोषी, इस पर इशू पर बात करते हैं। जी पटवा जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आप बताइए कि जो आज इशू है लाल किले पर, जिस तरीके से आज किसानों के साथ 26 जनवरी 2021, जिसे आप काला दिन कह सकते हैं हिंदुस्तान में, उस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं क्षमा चाहते हुए, आपने जो अभी एक शब्द का उपयोग किया 26 जनवरी जो कल व्यतीत हो चुका है, उसे काला दिन के रूप में, ये किसी भी प्रकार से कदापि काला दिन नहीं कहा जा सकता। देखिए, हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि 26 जनवरी की जिस एक आप कह सकते हैं पारंपरिक परेड की आप परिकल्पना करते हैं, जिसका प्रारंभ 26 जनवरी 1950 से हुआ था, तो अगर आप 26 जनवरी 1950 की परेड के उपलब्ध फुटेज को देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि गण प्रमुख था। वो फुटेज उपलब्ध है, हमारी फिल्म आर्काइव में भी उपलब्ध है, और दूरदर्शन के पास भी तमाम सारे फुटेज उपलब्ध है, उसके हर जगह उपलब्ध है, यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। परंतु बाद में उस कार्यक्रम में गण गौण होता चला गया और तंत्र महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करता चला गया प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन। और जो कल की आप बात कर रहे हैं, तो उसमें 26 जनवरी की उस औपचारिक परेड में तो कहीं किसी प्रकार की कोई घटना घटित ही नहीं हुई। अब रही बात किसान आंदोलन के दौरान किसानों के दिल्ली प्रवेश करने और ट्रैक्टर मार्च करने की, तो हमारे लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपना विरोध प्रदर्शन करने का पूर्ण अधिकार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने निर्णय में ये उद्घोषित किया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना धरना करने, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने, आंदोलन करने का मौलिक अधिकार प्राप्त। लेकिन आपने बताया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का मौलिक अधिकार है, और वहाँ पर जो कल हुआ वो हिंसक जो सीन आप देख सकते हैं फुटेज में, उसको कहाँ से लेते हैं आप? देखिए, क्षमा कीजिए, सबसे बड़ी बात है जिस तथ्य को आप लोग, मैं माफ़ी चाहता हूँ कहने के लिए, आप मीडिया के लोग जिस तथ्य को जानबूझ करके, विलफुली, इंटेंशनली पॉइंटेड कर रहे हैं, वो जानबूझ करके किसी भी न किसी प्रकार से आप सबकी मंशा किसान आंदोलन को दोषी सिद्ध करने की है। मैं क्षमा चाहता हूं इसके लिए कि आरोप मैं आप पर लगा रहा हूं, लेकिन मेरा बड़ा स्पष्ट आरोप है, मीडिया पर, पूरे मीडिया तंत्र पर आरोप है कि वो किसानों को दोषी सिद्ध करने के लिए सरकारी मशीनरी के टूल्स के रूप में काम कर रहा है। आप इस अति महत्वपूर्ण प्रश्न को अनदेखा कर रहे हैं कि किसान आंदोलन ने 2 दिन पहले ही संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंधु बॉर्डर पर यह कहा था कि हमारे आंदोलन को इस प्रकार से ध्वस्त करने का, खंडित करने का प्रयास किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न, 5 लाख लोगों से अधिक लोगों की भीड़ में आप क्या यह यकीन कर सकते हैं कि दिल्ली पुलिस, केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा
क्या समस्त रैली की वीडियोग्राफी की, ड्रोन वीडियोग्राफी की व्यवस्था नहीं की जा सकती थी? उस वीडियोग्राफी को रिलीज पब्लिकली क्यों नहीं किया जा रहा है? संपूर्ण वीडियोग्राफी को क्या कहीं कोई न कोई घटना, आप कथित रूप से केवल 2 घटनाओं का जिक्र करते हैं। सबसे पहले लाल किले पर ध्वजारोहण की। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है कि लाल किले पर जो उन्होंने प्रवेश किया वो गलत किया। तय रूट से हटे, ये भी एक तरीके से ब्रीच ऑफ कॉन्टैक्ट है। लेकिन ये एक गुट विशेष, आप भली प्रकार से विज्ञ हैं कि अभी 2 साल पहले की घटना मैं आपको याद दिला दूंगा। दिल्ली पुलिस ने अपने कमिश्नर के खिलाफ विद्रोह किया था, जो एक संगठित बल माना जाता है। आप लोग भूल गए? दिल्ली पुलिस ने अपने कमिश्नर के खिलाफ विद्रोह किया था और जिसको बमुश्किल तमाम दबाया गया था। आपने तय रूट की बात की अभी, अगर बात करें तो तय रूट पे जो किसानों का जो काफिला बदला था, वहाँ पे बताते हैं कि पुलिस ने वहाँ पर बैरिकेटिंग करके ही जो उनका रिंग रोड का जो एक रास्ता था उसको रोक के और रास्ते को डाइवर्ट किया था। मैंने आपसे भी निवेदन किया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, दिल्ली पुलिस ने संपूर्ण रूट के वीडियोस क्यों रिलीज नहीं किए? उनकी कंटिन्यूअस वीडियोग्राफी, अनब्रेकेबल वीडियोग्राफी की व्यवस्था क्यों नहीं की? उनको क्यों रिलीज नहीं किया? केवल इसीलिए वो रिलीज इसको नहीं कर रही है क्योंकि वो जानती है कि उनके रिलीज होते ही ये खुलासा हो जाएगा कि जो डाइवर्जन, जो रॉन्ग रूट डाइवर्जन का काम हुआ है, इनफैक्ट उसके लिए केवल दिल्ली पुलिस और केंद्रीय गृह मंत्रालय पूरी तरीके से जिम्मेदार है। और हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है कि, और जहाँ तक रही बात किसानों की, तो किसी भी आंदोलन में जब वार्ताकार होते हैं वो उनकी संख्या एक सीमित होती है, जब वो 40-50 मान सकते हैं, 40-50। और किसी भी ऐसे जिस समय मार्च हो रहा हो, मोबाइल फ़ोन पर कोई मैसेज कम्युनिकेट कर पाना और उसे सुन पाना लगभग असंभव सा होता है उस शोरगुल के दौरान। तो उन 40-50 लोगों से जब एक बार आपने किसी को गलत डाइवर्ट कर दिया, तो फिर उसे दोबारा कॉल बैक कर पाने के लिए बहुत लंबे समय की आवश्यकता होती है, बल्कि अनिवार्य हो जाता है कि कोई व्यक्ति वहां पहुंच करके उनको नियंत्रित करके वापस लाए। ये अनिवार्यता हो जाती है। आप एक बात और देखिए कि लाल किले पर जिन किसानों ने जा करके, वो ठीक है, वो भ्रमित थे, गलत थे, और उनका कृत्य किसी भी प्रकार से शोभनीय नहीं है। उसकी निंदा की जानी चाहिए, उसकी आलोचना की जानी चाहिए, ये गलत है। लेकिन उन्होंने, जहाँ तक आप स्पष्ट देख लिए कि भारतीय के राष्ट्रध्वज को कहीं पर कोई अपमान नहीं किया। उन्होंने जो झंडा फहराया वो सिख धर्म का पवित्र निशान साहब उसका नाम है, जिसे 1605 में सिखों के 6ठे धर्मगुरु गुरु अर्जुन देव जी की शहादत के बाद सबसे पहले लागू किया गया था। ये कहा गया था हर जगह फहराया जाएगा। ये बिल्कुल सही बात आपका कहना है कि किसान आंदोलन का उस झंडे से कोई संबंध नहीं था। उस झंडे का संबंध केवल सिख धर्म विशेष से ही था। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जब इतनी भारी संख्या में किसान वहाँ पर मौजूद थे, ऐसे में अचानक सरकार ने उनको अनुमति दे दी दिल्ली में घुसने की, और उसके बाद जो अंजाम हुआ ये सवालों के घेरे में, क्योंकि सिक्योरिटी के नाम पर जितना पर्याप्त बल होना चाहिए वो वहाँ पर नहीं था। इसको आप किस नज़रिए से देखिए? निश्चित रूप से ये जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के ऊपर ही थी कि जब उन्होंने अनुमति दी थी और उनके पास जो उनकी अपनी इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं, उनके पास क्या इंटेलिजेंस इनपुट थे, आखिरकार उनकी इंटेलिजेंस जो वो कह रहे हैं कि हमारे पास सारी जानकारी रहती है, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी सीना ठोक कर कहते हैं उनको पल पल की खबर रहती है, तो उनकी इंटेलिजेंस यूनिट उनको क्या खबर दी थी कि आखिर कितने किसान हैं, उनकी कितनी संख्या बल होगा, उनके पास कितने ट्रैक्टर हो गए, उनके और क्या क्या संसाधन हो सकते हैं। निश्चित रूप से ये इस बात को साफ दिखाता है कि भारत सरकार की खुफिया एजेंसियां पूरी तरीके से नाकारा थीं। उनके किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। वो केवल कयासों के आधार पर काम करने की उनकी आदतें बन चुकी हैं। हम कई बार आप हर साल की पुलिस के बुलेटिन निकाल लीजिए पिछले 10 सालों के, आपको हर साल देखने को मिलेगा कि साहब 26 जनवरी पर भारी गड़बड़ी की आशंका, ये एक रूटीन बुलेटिन बन गया है। हर 26 जनवरी 15 अगस्त पर आपको भारी गड़बड़ी की आशंका के पुलिस बुलेटिन मिल जाएंगे। आप मीडिया के लोग अपने रिकॉर्ड में निकाल लीजिए, पीआईबी के प्रेस रिलीज को देख लीजिए, मिल जाएंगे। तो आखिर ये रूटीन क्यों कि अगर कुछ हो जाए तो हम जिम्मेदार नहीं है और कुछ न हो तो हमारी पीठ ठोको कि हमारी वजह से नहीं हुआ।
देखिए, इस घटनाक्रम के बाद अब सवाल उठने लगा है इस अध्यादेश के ऊपर कि ये अध्यादेश जो जून 2020 को सरकार लाई थी वो भी सवालों के घेरे में खड़ी हो रही, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इस बारे में मैं ये पूर्ण समर्थन करता हूं किसान आंदोलन का, और उनकी ये मांग बिल्कुल सही है कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पूरी तरीके से पूंजीपतियों के हित में उनके आगे आत्मसमर्पण करते हुए और केवल उनकी धन संपत्ति में अधिकाधिक वृद्धि करने के उद्देश्य से वो ये अध्यादेश लेके आई, जिसका न तो कोई संवैधानिक अधिकार उसको था विधिक रूप से, और न ही लोकसभा को राज्यसभा को यह अधिकार था कि वो इनको बिलों के रूप में पारित करते। उन्होंने अपने अधिकारों को संविधान के प्रदत्त भावना को भी अवक्रमित किए, पूर्ण रूपेण अवक्रमित किया है, और एक गलत तरीके से राज्यों पर भारत की जो संघीय गणराज्य का जो ढांचा है, जैसा कि आपने अपने पूर्व में ही आपने उल्लेख किया था, उसको भी एक क्षति पहुंचाने का काम किया है। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि भारत की संविधान सभा जिस समय भारत के संविधान का निर्माण कर रही थी, उस समय उन्होंने करीब 2.5 माह इस विषय पर विचार विमर्श किया कि खेती राज्य की सूची में रहेगा, केंद्र की सूची में रहेगा, या अथवा राज्य केंद्र राज्य दोनों के समय की सूची में रहेगा। उसके बाद लंबी बहसों के बाद, जो कि हमारी संविधान सभा के मिनट्स में उपलब्ध भी हैं, इसको राज्यों के विषय के रूप में रखने का ही निर्णय अंतिम रूप से किया गया। जब भारतीय संविधान के अनुसार कृषि राज्य का विषय थी, तो आखिरकार केंद्र सरकार को राज्यों के अधिकारों का प्रतिहरण करके एक संघीय गणराज्य की मूल अवधारणा को चोट पहुंचा करके अपने स्तर से ऑर्डिनेंस जारी करने की, उसे तत्काल प्रभाव से लागू करने की अत्यधिक अनिवार्य आवश्यकता आखिरकार क्यों करती है? एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसके ऊपर कोई नहीं देख रहा है। उसने ये भी नहीं सोचा कि आखिर उसने इस बिल को केवल सत्ता के अहंकार में, केवल कथित बहुमत के अहंकार में, केंद्र सरकार बार बार ये बात करती है कि हम बहुमत की सरकार हैं, लेकिन एक मूल तथ्य को आप लोग पूर्णतः विस्मृत कर देते हैं कि अगर आप चाहे 2014 के आंकड़े को देखें, 2014 के कुल भारत के मतदाताओं में 82 करोड़ लोगों ने अपने वोट डाले थे, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केवल 26 करोड़ वोट मिले थे। क्या 82 करोड़ लोगों के कुल मतदाताओं का बहुमत 26 करोड़ होता है? छोड़ दीजिए, 2019 में कुल मतदाताओं की संख्या, भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाकर के आंकड़ों को चेक कीजिए, 90 करोड़ लोगों ने कुल मत डाले। 90 करोड़ लोगों ने में से केवल जो भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त मतों का है वो लगभग 30 करोड़ है। इसका दूसरा आशय यह है कि 60 करोड़ जनता ने इनके विरुद्ध मतदान किया। जब 2/3 जनता ने जिस दल के विरुद्ध मतदान किया, वो दल अपने आप को सत्ता के अहंकार में चूर हो करके बहुमत की सरकार बताने का एक झूठ, लगातार झूठ बोलते जा रहा है। गोबल्स नीति के अनुसार बहुमत का आशय होता है इस देश के जो वैध मतदाता हैं उनके अधिकांश प्रतिशत का समर्थन प्राप्त होना। कहीं ना कहीं किसान आंदोलन जो 26 जनवरी 2021 को जो रूप लेता है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़ा होता है। इसी के साथ तमाम सवाल उठते हैं, जहां किसानों के आंदोलन की आलोचना होती है, जहां पर किसानों की किसी के इस कृत्य की लोग निंदा करते हैं, वहीं कुछ लोग इसको आप बेहतर मानते हैं और संवैधानिक मानते हैं, क्योंकि गढ़ राज्य है, यहाँ पर गढ़ का जो अपना कृत्य है उसी को बेहतर मानते हैं। लेकिन इसी के बीच में जो यह कानून लागू हुआ, अध्यादेश लागू हुआ, उस पर सरकार को जरूर कटघरे खड़ा किया गया है। कल की इस घटना के बाद जहां एक तरफ किसानों के इस कृत्य को लोग सवालिया निशान लगा रहे हैं, उसको कटघरे में खड़े कर रहे हैं, वहीं लगातार जो अध्यादेश जून 2020 को सरकार लाई वो भी कटघरे में है। हम बात करते हैं कि आखिर ये बिल लाए, उसके बाद इसको किस तरीके से लोकसभा राज्यसभा में पास किया, इस पर भी गहनता से बात करते हैं हम। बताइए पटवा जी, आप इस पर क्या कहना है? देखिए, जिस प्रकार से सरकार सबसे पहले इसको अध्यादेश के रूप में लाई, उसने लागू किया पूरे देश में एक साथ, और जिस प्रक्रिया के अंतर्गत उसने लोकसभा में इन्हें पारित कराया और राज्यसभा में पहली बात अत्यधिक आश्चर्यजनक रूप से वॉइस वोट के आधार पे हरिवंश जी ने इसको पारित घोषित किया। हरिवंश जी, आप भली प्रकार जानते हैं कि राज्यसभा के पहले भी सभापति रहे हैं और पुनः उपसभापति चुने गए राज्यसभा के, और एक प्रतिष्ठित पत्रकार भी हैं। एक इससे पहले
राज्यसभा के उपसभापति का अति महत्वपूर्ण माननीय सम्मानजनक पद ग्रहण करने के पूर्व हरिवंश जी प्रभात खबर के मुख्य संपादक रहे हैं, दैनिक प्रभात खबर के अखबार के, जिनको संवैधानिक प्रक्रियाओं का, विधिकताओं का भली प्रकार से पूर्ण रूपेण ज्ञान है। उन्हें यह भी ज्ञान है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 100 में ये सुस्पष्ट व्यवस्था की गई है कि राज्यसभा में किसी भी अध्यादेश पर यदि मत विभाजन की मांग की जाएगी तो मत विभाजन के अनुक्रम में ही उसका पारित होना अथवा निरस्त होना सुनिश्चित किया जाएगा। मैं आपके सामने अनुच्छेद 100 की प्रति दोनों भाषाओं में, जिसे जो भी सुविधाजनक हो, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रस्तुत कर रहा हूं। आप इसे देख सकते हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। अनुच्छेद 100 को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि सदन में बहुमत का निर्धारण किया जाएगा। राज्यसभा में जब इसे वॉइस वोट से पास करने की घोषणा उपसभापति महोदय ने की तो आखिरकार संविधान के इस अनुच्छेद 100 के प्रावधान का सुस्पष्ट रूप से उल्लंघन सुनिश्चित हुआ कि नहीं, क्योंकि वॉइस वोट से कभी भी बहुमत का निर्धारण सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। हो सकता है 20 लोगों की आवाज़ अधिक ऊंची हो बनिस्बत 80 लोगों के, माफ कीजिए, इस कारण इसे विधिक रूप से राज्यसभा में स्वीकृत भी नहीं समझा जा सकता। माफी चाहता हूँ। इसके बाद भी महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा इसे तत्काल अनुमोदित ऑथेंटिकेट किया गया और यह कानून पूरे देश पर लागू हो गया। तो यह भी विचार करने की दृष्टि है कि क्या विधिक रूप से इन तीनों कानूनों को लागू किए जाने को उचित ठहराया जा सकता है। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष नहीं पहुंचा है, लेकिन जब भी कभी इन कानूनों को कोई विधिक रूप से चैलेंज करेगा तो ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्या विधिक रूप से ये कानून भारत की संसद के द्वारा वास्तविक रूप में स्वीकृत भी किए गए हैं। इस पर भी गौर किए जाने की जरूरत है। किसान आंदोलन के बाद जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी के साथ हमने जब बात की उमाशंकर पटवा जी से तो उन्होंने अध्यादेश को ही, जो कानून है 3 बिल जो किसानों के हैं, इस पर ही सवाल या निशान खड़ा कर दिया और कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाता है तो ज़रूर इसके ऊपर विचार होगा और कोई ना कोई बड़ी बात निकल कर सामने आएगी। साथियों, जिस तरीके से हमेशा हम आपके बीच में आए, आज फिर हमने आपसे बात की। आज जो किसानों का मुद्दा है उस पर हमारे साथ में उमाशंकर पटवा जी थे, इन्होंने विस्तार से बात की। साथियों, इसी तरीके से हम आपके बीच में आते रहेंगे, अपनी बात कहेंगे। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए, हमारा चैनल पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें ताकि हम आपकी बात को और लोगों के बीच तक पहुंचा सकें। साथियों, जय हिंद।